नमस्ते, मैं हूँ विवेक राजपूत और मैं आप सभी शिक्षा प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव माहौल में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को पढ़ाने के बाद मैं उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो पेश खिदमत है आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। और अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरा तो बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल उसके बारे में ना सोचें, बस मेरी वीडियो पूरी देखें, है ना? उसके बाद आपको जो डिसाइड करना है वो सर आँखों पे। तो चलो ठीक है, तो हम आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं वो लेके आए हैं भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। तो आपको बहुत ही 1 या 2 नंबर का फ़ायदा होने वाला है एमपीपीएससी प्री, जो अप्रैल माह में परीक्षा होनी है एमपीपीएससी प्री की। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी करे हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? तो ये पूछ रहा है कौन से भाग में, है ना? कौन से भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? तो सिंपल सा आंसर है भाग 15, चैप्टर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताती है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें हम, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो वो भाग पूछ रहा है, लेकिन इसमें अनुच्छेदों के बारे में पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जिसके तहत की गई है। तो वो है अनुच्छेद 324 से लेके 329। तो आप इसको याद करें, भाग 15 के 324 से लेके 329 तक भारत निर्वाचन आयोग से के संबंध में व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? मतलब जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग थे वो कब से कब तक अपने कार्यकाल में बना रह सकता है या सेवा में बना रह सकता है? तो वो बना रह सकता है, सीधा आंसर दूंगा मैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मतलब या तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले, या उस बीच में अगर 65 वर्ष का हो जाए तब भी, तब तक वो अपने कार्यकाल या सेवा में बना रह सकता है, ठीक है? मैं ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, सभी ऑप्शन पे मैं सीधे सीधे आंसर बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना? चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए अगली साइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली साइड देखिए, तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्तिकर्ता कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्तिकर्ता कौन है? तो इसमें राष्ट्रपति, है ना? ये आप ध्यान रखें, न लोकसभा करती है, न प्रधानमंत्री, न मुख्य न्यायाधीश। कौन करते हैं? नियुक्तिकर्ता कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त की राष्ट्रपति है। और वो कौन सी धारा के अंतर्गत, सॉरी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन सी धारा ये बताता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति का? वही बता देता हूँ आपको, 324 की उपधारा 2, ठीक है? ये बताता है, ये अनुच्छेद बताता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति है, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान रखें, इस अनुच्छेद को भी, 324 का सब क्लॉज 2। अब बात करेंगे निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? और ध्यान रखें यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है। तो निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के माध्यम से हटाया जा सकता है। कैसे? जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श करे, है ना? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि अपन को इन में से कोई भी निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसको ध्यान रखें। और ये किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये दिया है 324 का सब क्लॉज 5। तो ये भी आप ध्यान रखें, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है। 324 का सब क्लॉज 5 बताता है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया है। अब बात हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बात हो रही थी निर्वाचन आयुक्त की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो भाई इनको मैंने बताया था, इनको महाभियोग, महाभियोग की प्रोसेस से हटाया जा सकता है ना? और महाभियोग की प्रोसेस किन किन पर लागू होती है? राष्ट्रपति पे लागू होती है, उसके अलावा उपराष्ट्रपति पे लागू होती है, उसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पे भी, उनको भी महाभियोग की प्रोसेस के तहत ही हटाया जा सकता है। ऐसे वैसे हम नहीं हटा सकते। तो जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत या हटाया जा सकता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता इनको, ठीक है? समझ में आ रही है बात? हाँ। तो चलिए हम अगली साइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली साइड हमें देखिए, अगली स्लाइड का क्वेश्चन देखें हम। तो
ये बोलते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है या किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयोग को भी हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य निर्वाचन की जो पावर है वो किसके बराबर है? वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता इनमें से कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है राजनीतिक दलों को मान्यता? मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तो इनको मान्यता कौन प्रदान करता है? तो इनको मान्यता प्रदान करता है भारत निर्वाचन आयोग। उसको ध्यान रखें, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन में से कौन करता है? इसको ध्यान रखें ना, ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, लेकिन बच्चे गलती करते हैं इसमें। लोकसभा, देखिए लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो किसी भी आयोग के द्वारा नहीं हो। सबसे पहले तो ये बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो संसद, मतलब जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ही अपने बीच में से चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। मतलब अपने बीच से ही किसी सदस्य का निर्वाचन करते हैं और वही बनता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ना तो चुनाव आयोग इनका निर्वाचन करता है, ना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, ना ही राज्यसभा का सभापति करता है। तो कौन करता है? तो इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। मतलब जो लोकसभा है उनके जो मेंबर्स होते हैं वही अपने बीच में से लोकसभा अध्यक्ष को का निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से किसके द्वारा संचालित कराया जाता है? तो सबसे आसान है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? वो किया जाता है निर्वाचन आयोग, और वही भारत निर्वाचन आयोग, और ना कि राज्य निर्वाचन आयोग। इसको ध्यान रखना है ना, निर्वाचन आयोग। तो कौन कराता है राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव को भी कौन कराता है? यही कराता है, निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, अब बात समझ में आई होगी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन, देखा हमने, आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है। ठीक है, इस पर ध्यान रखें। जो अधिसूचना का काम है, जो चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी जो करता है, मतलब आम चुनाव की, है ना, कौन अधिसूचना जारी करता है? वो करता है राष्ट्रपति, ना कि निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग मत लगा देना, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, आम चुनाव की, तो इसको ध्यान रखना बात को। अगला क्वेश्चन देखें तो संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेता है सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर? ये लेता है हमारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, कौन लेता है? राष्ट्रपति। लेकिन सिफारिश कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है? वो करता है निर्वाचन आयोग, है ना। निर्वाचन आयोग परामर्श देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति निर्णय लेता है इस संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो वयस्क मताधिकार, आप जानते होंगे कि मतलब 18 वर्ष की आयु से जितने भी ऊपर के भारतीय नागरिक हैं उनको अधिकार प्राप्त है इस मताधिकार के तहत कि वो वोट डाल सकते हैं। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है इसका प्रावधान? वो दिया गया 326। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको ध्यान रखें आप। अब हम बात करेंगे दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, किससे संबंध था? मतलब इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन की उन्होंने सिफारिश की थी? चारों में से किसने? दिनेश गोस्वामी ने। तो दिनेश गोस्वामी ने करी थी सबसे इंपॉर्टेंट, ईवीएम का प्रयोग से संबंधित सिफारिश की थी। मतलब इन्होंने ही बोला था कि ईवीएम का प्रयोग किया जाए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। किसने कहा था? किसने सिफारिश दी थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने। और इनकी इन समिति की जो सिफारिश थी वो ईवीएम की मान ली गई थी, जो आज तक चल रही है ईवीएम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और अन्य ऑप्शन की बात करें जैसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य हो, ये किसने सिफारिश की थी? ये की थी संथानम समिति ने, माफ कीजिए, संथानम समिति ने इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो, तो ये की थी शकधर समिति ने। और इसके बाद वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने संबंधित, इससे देखिए 1999 से पहले जो आयु थी वोट डालने की वो 21 वर्ष थी, लेकिन 18 वर्ष करने की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी हमारे तारकुंडे समिति के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जब इसका गठन हुआ था निर्वाचन आयोग का, भारत निर्वाचन आयोग का, तो 1 सदस्यीय आयोग था ये। लेकिन 1989 में इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, 1990 में फिर से इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया था। लेकिन फाइनली 1993 में, ये भी ध्यान रखें, 1993 में फिर से इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, जो अब तक जारी है ना। लेकिन जो पहली बार 3 सदस्यीय आयोग बनाया था वो बनाया था 1989 में, तो उसको आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी। ऐसा क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था इसका। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग का, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, उसको ध्यान रखें आप। अब उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है? मैंने बताया था इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान में, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग इनमें से किसके निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन करता है? मतलब कौन कौन से चुनाव जो है निर्वाचन आयोग कराता है? देखिए, संसद एवं राष्ट्रपति कराता, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के भी कराता है, राष्ट्रपति के भी कराता है। विधानमंडल मतलब अपने अपने राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव भी जो है भारत निर्वाचन आयोग कराता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कराता है। मतलब उपरोक्त सभी चुनाव जो है वो कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ध्यान रखें इसको, है ना। उसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन लाया गया जिसके तहत जो 21 वर्ष की आयु थी पहले वोट डालने की, वो 18 वर्ष कर दी गई? तो वो था हमारा 61वां संविधान संशोधन। इसको याद रखें। और कब आया था ये भी ध्यान रखें, 1989 में आया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें, 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसने कहा था कि जो वोट डालने की जो आयु होगी वो होगी 18 वर्ष, जो पहले थी 21 वर्ष। इसको भी आप ध्यान रखें। चलिए अगली साइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली साइड में हम देख पा रहे हैं, भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? कब किया गया था ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग? कहाँ, कौन से स्टेट में किया गया था? वो किया गया था 1982 केरल। तो इसको आप ध्यान रखें, ईवीएम का जो प्रयोग था सबसे पहले केरल राज्य ने किया था 1982 में। और ईवीएम का प्रयोग, ईवीएम से प्रयोग से संबंधित जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? अभी बताया था मैंने, भूलिए मत, गोस्वामी समिति ने। और गोस्वामी समिति के अध्यक्ष कौन थे? दिनेश गोस्वामी। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। अब बात करेंगे वीवीपैट मशीन का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कब किया गया? वीवीपैट के बारे में जानते होंगे ना आप। वीवीपैट का मतलब ये होता है कि जब आप वोट डालने जाते हैं ना, तो जो पर्ची निकलती है सामने, मान लो किसी पार्टी पे, मतलब मान लो आपने डाला, हाथी पे वोट डाला है ना, मतलब बीएसपी पार्टी पे वोट डाला आपने, तो वो पर्ची निकलेगी जो बताएगा कि हाँ आपका वोट सही डाला है ना। मतलब आप सबूत के तौर पे, आप शक ना रहे कि मैंने पता नहीं किसको वोट डाल दिया। समझ में आ रहा है? तो वीवीपैट बताती है कि आपने हाँ सही वोट डाला है। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या है इसका? इसका है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन। इसको वीवीपैट को फुल फॉर्म ये है। और उसका जो प्रयोग है भारत में सर्वप्रथम किसके, कौन से राज्य ने किया था? वो किया था नागालैंड राज्य ने। तो ध्यान रखें, है ना। और इसको भी, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, पूछ सकता है पेपर में, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन। ठीक है ना। समझ में आया? तो नागालैंड राज्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था वीवीपैट का। ईवीएम का किसने किया था? केरल ने किया था 1982 में। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष कब मनाया? तो इसको भी ध्यान रखें आप, 2001 में मनाया था भाई, है ना। जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली जिसे कहते हैं, 2001 में बनाया था। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो आपको ऑप्शन दिए, लोकसभा, राज्यसभा, स्थानीय निकाय, राष्ट्रपति। देखिए मैंने बताया था लोकसभा का कराया जाता है, मतलब भारत निर्वाचन आयोग किस किस के कराता है? लोकसभा का चुनाव कराता है, मतलब लोकसभा। राज्यसभा मतलब संसद के चुनाव कराता है। राष्ट्रपति के चुनाव कराता है। लेकिन स्थानीय निकाय, पंचायती चुनाव या नगर निगम के चुनाव नहीं कराता। कौन नहीं कराता? निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। स्थानीय निकाय कौन कराता है? फिर ये कराता राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? ये बिल्कुल एमपीपीएससी फेवरेट क्वेश्चन है ना, ऐसा पूछते हैं वो। तो इनमें से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन दिए हैं, इसमें है आंसर सीधे सुकुमार सेन। ठीक है, कौन है? सुकुमार सेन। अब अगला क्वेश्चन देखें तो भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है वीएस रमा देवी, एकमात्र। मतलब इसके अलावा अभी तक कोई भी आज तक महिला निर्वाचन आयुक्त नहीं रही।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने। तो कौन थी? वीएस रमा देवी, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें जो विद्यार्थी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, कॉम्पिटिटिव माहौल को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय।